Good morning, class. Beta, yesterday in the last video we were discussed about the numericals which are based on price elasticity of demand. Today we are going to discuss new topic. Our new topic is shape of supply curve and elasticity of supply. Topic of the day: shape of supply curve and elasticity of supply. मीन्स हमने जो कल टॉपिक पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसमें हमने फॉर्मूले का यूज करा था जिसकी हेल्प से हमारा जो आंसर आ रहा था उसके अकॉर्डिंगली वी आइडेंटिफाई व्हाट विल बी द ईएस. नाउ इन दिस टॉपिक हम सप्लाई कर्व की शेप को देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं कि व्हाट विल बी द आंसर ऑफ ईएस, व्हाट विल बी द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आफ्टर ऑब्जर्विंग द शेप ऑफ सप्लाई कर्व. तो क्या क्या कंडीशंस है उसमें हमारे देयर आर 5 सिचुएशंस बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई द सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. फर्स्ट कंडीशन, अगर हमारा सप्लाई कर्व बेटा ओरिजिन से पास होता है, व्हेन सप्लाई कर्व पासेस फ्रॉम ओरिजिन, बिल्कुल ओरिजिन से सप्लाई कर्व पास हो रहा है, तो इन दैट सिचुएशन जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगा इट विल बी 1. क्या होगा? 1. व्हेन सप्लाई कर्व पासेस फ्रॉम ओरिजिन, व्हेन सप्लाई कर्व पासेस फ्रॉम ओरिजिन, इन दैट सिचुएशन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल्स टू 1. जब भी हमारा सप्लाई ओरिजिन से पास होगा तो उस केस में हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है 1 हो जाएगा. कई बार न्यूमेरिकल्स में ES इक्वल्स टू 1 ना लिखकर वो ये भी कह सकता है कि सप्लाई कर्व पासेस फ्रॉम ओरिजिन. तो इट विल बी अंडरस्टूड कि व्हेन सप्लाई कर्व पासेस फ्रॉम ओरिजिन एट दैट टाइम ES इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट सिचुएशन. इन सेकेंड सिचुएशन व्हाट इज द शेप ऑफ supply curve? In second situation beta, when supply curve starts from y axis, अगर हमारा supply curve y axis से start हो रहा है तो in that situation ES is ग्रेटर देन 1. ES का आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन 1. एक्यूरेट आंसर तो नहीं आ रहा, हम सिर्फ एक आइडिया ही लगा रहे हैं कि आइडिया के अकॉर्डिंगली ES क्या होगा. तो अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब सप्लाई का y एक्सिस से पास हो रहा है. ठीक है, और अगर हमारा सप्लाई का x एक्सिस से पास होता है तो उस केस में हमारा ES क्या हो जाएगा? लेस देन 1. When supply curve passes from x axis तो ES will be less than 1. ES हमारा 1 से छोटा आएगा. y axis से पास होता है तो ग्रेटर देन 1, x axis से पास होता है तो हमारा लेस देन ES होगा. ठीक है बेटा, तो ये तो 3 कंडीशन हो गई. फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग व्हेन सप्लाई कर्व पासेस फ्रॉम ओरिजिन तो ES क्या हो जाएगा? 1. व्हेन सप्लाई कर्व पासेस फ्रॉम y axis ES ग्रेटर देन 1. When supply curve passes from x-axis, ES less than 1. Now, 2 more situations are there, which are called extreme situations. Extreme मतलब कि ES 0 भी हो सकता है और infinite भी हो सकता है, but 0 और infinity condition in real कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी प्रोड्यूसर्स के प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल नहीं होती है, बट हमारे कोर्स में है. That's why we have to study what are the 2 extreme situations. बेटा, अगर हमारा सप्लाई कर्व पैरेलल टू y एक्सिस है तो इन दैट सिचुएशन ES विल बी 0. व्हेन सप्लाई कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस दैट टाइम ES विल बी 0. एंड इफ सप्लाई कर्व पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, तो हमारा उस टाइम पे ES विल बी इनफाइनाइट. ES क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट. तो these are the 5 situations. These 2 situations are called extreme situations. Why they are called extreme situations? Because this thing
ES0, ES infinite is not possible on any kind of product. That's why they are called extreme situations, but these situations are in our course, so we have to study. When supply curve parallel to y-axis, ES0, when supply curve parallel to x-axis, ES infinite. Okay beta? The new topic, factors affecting elasticity of supply. New topic, factors affecting elasticity of supply. There are so many factors by which elasticity of supply is affected. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में हम दो ही कंडीशन पढ़ेंगे, ES लेस देन 1, ES ग्रेटर देन 1. तो आवर फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ इनपुट्स यूज, यानी हम किस टाइप का इनपुट प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज कर रहे हैं, उसका क्या नेचर है, उस पर भी डिपेंड करती है हमारी ES. नेचर ऑफ इनपुट यूज मतलब बेटा कि जो भी आप इनपुट्स यूज कर रहे हैं कॉमनली अवेलेबल, हर जगह मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं. इलास्टिक, क्योंकि जितना हमारे पास रॉ में क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे. थोड़े से प्राइस चेंज हो रहे हैं, थोड़े से प्राइस राइज हो रहे हैं, सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है बिकॉज इजिली रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल. लेकिन अगर वहीं हम कुछ इस टाइप का इनपुट यूज कर रहे हैं जो इजिली अवेलेबल नहीं है, बहुत ज्यादा मार्केट पे अवेलेबल नहीं है, रेयरली ही मिलता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारा कि प्राइस तो राइज हो रहे हैं, सप्लाई भी राइज हो रही है, बट कम राइज हो रही है एज कंपेयर टू प्राइस. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेचुरल कॉन्स्टेंट्स. नेचुरल कॉन्स्टेंट्स इसमें क्या है बेटा, इसमें हमारा ये है कि द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचुरल कॉन्स्टेंट्स. इफ वी विश टू प्रोड्यूस मोर टीक वुड, टीक वुड क्या होती है, एक ऐसी लकड़ी होती है जिसको बहुत ज्यादा साल लगते हैं बड़े होने में, और हम टीक वुड का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो इट विल टेक ईयर्स ऑफ प्लांटेशन बिफोर इट बिकम्स यूजेबल. जब तक वो यूज में आएगी उससे पहले उसे कई साल लग जाएंगे यूज में आने के लिए, मतलब एक पौधे को पेड़ बनने में बहुत टाइम लगता है. इसलिए जो सप्लाई ऑफ टीक वुड है वो बहुत ज्यादा नहीं हो सकती, अगर प्राइस भी बढ़ जाए तो भी थोड़ी बहुत राइज होगी, बस बहुत ज्यादा उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ता है बिकॉज टीक वुड इज अ नेचुरल कांस्टेंट जिसका प्रोडक्शन किसी भी प्रोड्यूसर के हाथ में नहीं है. वो तो नेचुरल है, जितना टाइम वो लेगा अपने पौधे से पेड़ होने में वो तो उतना टाइम लेगा ही लेगा, चाहे फिर प्राइस कितनी ही ज्यादा राइज हो जाए. ठीक है. फिर नेक्स्ट आता है हमारा रिस्क टेकिंग. थर्ड, रिस्क टेकिंग. रिस्क टेकिंग मतलब कि प्रोड्यूसर्स का कितना बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है कि वो कितना रिस्क ले सकता है. रिस्क मतलब क्या होता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है. तो लॉस झेलने की कितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, कितना आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो. जो प्रोड्यूसर जितना फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है उसमें रिस्क लेने की पावर भी उतनी ही ज्यादा होती है. यानी उसका अगर आपके अंदर रिस्क लेने की पावर ज्यादा है तो आपकी सप्लाई क्या हो जाएगी, मोर इलास्टिक. यानी आप हल्के से प्राइस चेंज हो रहे, सप्लाई तुरंत बढ़ा दे रहे हो. लेकिन अगर आपकी पावर बहुत ज्यादा रिस्क झेलने की नहीं है, आपका इतना फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है, तो उस केस में हल्का सा प्राइस तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं लेकिन सप्लाई में ज्यादा चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं. फिर नेक्स्ट आता है हमारा नेचर ऑफ द कमोडिटी. नेचर ऑफ द कमोडिटी, अगर आप पेरिशेबल गुड्स बना रहे हो तो उसमें प्राइस के चेंजेस होने से बहुत ज्यादा सप्लाई पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है बिकॉज पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, जिनकी लाइफ 1 या 2 दिन की होती है, आफ्टर दैट वो क्या होते हैं, बेकार हो जाते हैं. दूध, ब्रेड, ये सब हमारे क्या है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स 1 या 2 दिन फ्रेश रहते हैं, उसके बाद तो बेकार हो जाते हैं. तो इस टाइप का अगर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो तो प्राइसेस में चाहे कितने ही चेंजेस आ जाए, प्राइस अप हो जाए चाहे डाउन हो जाए, मतलब बहुत ज्यादा वेरिएंट सप्लाई में नहीं आता, क्योंकि उसका स्टॉक अपने पास रखकर करोगे क्या, वो तो बेकार हो जाएगी. जब तक आप उसे चाहे रेट्स हाई हो या लो हो, आपको वो चीज सप्लाई करनी ही करनी है. लेकिन अगर आप ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हो जिनकी लाइफ लंबी होती है, लाइक
टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, गारमेंट्स, इनकी लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इनकी आप सप्लाई अकॉर्डिंग टू प्राइजेस क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। इसलिए इनका जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता है वो मोर होता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो आप चीज प्रोड्यूस कर रहे हो उसमें कौन सा टेक्निक लगा रहे हो। इफ यू आर यूजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो प्राइस के अप एंड डाउन होने से सप्लाई पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेबर है, लेबर अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। लेकिन अगर मशीन्स का यूज कर रहे हो तो मशीन की हेल्प से यू कैन इंक्रीज द सप्लाई बाय चेंजिंग इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर बेटा? तो हमारा ये थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर आज खत्म हो गया है। क्लियर? थैंक यू।